जय हिंद बच्चों। एमएस टीचिंग पॉइंट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का दूसरा क्लास करेंगे। पहले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में जाना था, है ना, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। उससे आगे हमने ये भी पढ़ा था कि प्रकाश कौन सी तरंग है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। ऊर्जा की भी बात करें तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, है ना। प्रकाश के स्रोत के बारे में हमने पढ़ा था। तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, है ना। समतल दर्पण के बारे में हमने जाना था कि समतल दर्पण पे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये सब प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, है ना। आगे ये पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो बच्चों, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, है ना, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के बाद, है ना, हम लोग आगे देखेंगे भी कि प्रतिबिंब कैसे बनती है ना। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। आगे देखते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो बच्चों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, तो हमने ये देखा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, है ना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलिए इससे आगे देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बस हमने जो प्रतिबिंब का परिभाषा हमने जो पढ़ा था कि किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो जरा देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस प्रकाश स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे उस प्रकाश स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब
कहा जाता है। लेकिन अगर आभासी प्रतिबिंब की बात करें या काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है बच्चों, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की अगर बात करें तो थोड़ा सा चेंजिंग हम यहाँ पे ये कर देंगे कि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस प्रकाश स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उसका परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दिया है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, तो किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस प्रकाश स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस प्रकाश स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब को, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब की ये विशेषता होती है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन, है ना, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, याद रखेंगे आप। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, याद रखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बच्चों अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, है ना, कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, तो आप क्या जवाब देंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। या आपसे ये पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या देखेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम उस प्रकाश स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे हम उस प्रकाश स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चों हमने इससे पीछे हमने क्या पढ़ा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हमने आपको बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए देखते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, है ना, मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस प्रकाश स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। तो बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे में उतारा नहीं जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है ना। तो यहाँ से भी आपको सवाल बन जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पूछ दे, है ना, कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो क्या जवाब हम लोग देंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम उस प्रकाश स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। अगर आपसे ये पूछे कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। आपसे ये पूछे
है ना, कि क्या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है? क्या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है? तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ये देखेंगे वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, है ना। तो बच्चों परीक्षा में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। तो बस एकदम हल्का सा सवाल है ना, और आराम से हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है ना कि हम लोग ये चाहे तो पहला पॉइंट पे ये भी कह सकते हैं कि परिभाषा दोनों में लिख दीजिए। क्या लिख देंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। दूसरी नंबर बात काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम उस प्रकाश स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम चाहे तो पहला नंबर में परिभाषा भी दोनों में अगर लिख देंगे तो पहला पॉइंट तैयार हो जाएगा, है ना। चलिए दूसरा पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है ना, यह दर्पण के सामने बनता है ना। यह वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह हमेशा, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। बच्चों वास्तविक, है ना, यह वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है ना। तो बच्चों इसको हम लोग फिगर में आगे हम आपको फिगर बना करके दिखाएंगे, समझाएंगे भी, है ना। तो चलिए इससे आगे देखते हैं, है ना। देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए हम आपको समतल दर्पण द्वारा आपको हम प्रतिबिंब बना करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग दर्पण तैयार करते हैं। देखिए इसका नाम हम लोग दे देंगे ए, या ए ना दे करके दर्पण को हम लोग इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। तो इसका नाम एम और इसका एम डैश। ठीक है। और एक तरफ से इसको हम लोग क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे, है ना। एक तरफ से क्या करेंगे हम लोग? इसका पेंट कर देंगे। ठीक है। तो ये कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। पीछे से क्या किया हुआ है? पेंट किया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, है ना, एक वस्तु यहाँ पे हम लोग लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए।
ठीक है, यह क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, तो दर्पण के सामने हमने इसको रख दिया। ठीक है, चलिए अब इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी। क्या नाम दे देते हैं, ए बी। क्या नाम दे देते हैं, ए बी। तो बच्चों ये क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, इसको हमने इस दर्पण के सामने रखा। ठीक है, एक प्रकाश की किरण। ठीक है, एक प्रकाश की किरण। देखिए हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए, कम से कम 2 किरणों का लेना बहुत जरूरी हो जाता है ना। किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए प्रकाश की, 2 किरणें, है ना। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए, 2 किरणें। और वो 2 किरणें जहां पे कटेगी दर्पण से टकराने के बाद, वहीं पे क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए हम इस समतल दर्पण पे आपको प्रतिबिंब बना करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, समतल दर्पण। ये क्या है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, ये वस्तु है, इसका नाम है ए बी। और एक प्रकाश की किरण, है ना, ऐसे करके एक प्रकाश की किरण, ठीक है, ऐसे करके इस पर पड़ती। ठीक है, इस वस्तु से होते हुए इस वस्तु के टकराने के बाद यहाँ, ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण ऐसे जो है सो पड़ती है। फिर क्या होता है ना, ये यहाँ से इस दर्पण पे टकराई। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, सन है। क्या है, सन है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है, यहाँ से प्रकाश आ रही है। ठीक, तो एक प्रकाश इस वस्तु पे पड़ा, है ना, और टकराने, इस वस्तु से टकराने के बाद डायरेक्ट इस दर्पण पे ऐसे करके पड़ा। ठीक है, और ये जो है ऐसे फिर यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, ऐसे आया और ये ऐसे निकल गया। ठीक है, हमने आपको समतल दर्पण पर एक जिस बिंदु पे पड़ती है, आपतन बिंदु पर, उस पर एक लंब खींच करके भी हमने आपको बताया था। तो इस पर हम एक लंब खींचेंगे। ठीक है, क्या खींचेंगे, एक लंब। एक लंब हम आपको खींच करके दिखाते हैं। एक लंब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक लंब ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब चलिए देखिए, ध्यान देते हैं। अब क्या हुआ, एक प्रकाश, ये वस्तु है ना, ये वस्तु, और ये किरण है। इस वस्तु पे सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पे पड़ा और ऐसे करके इस वस्तु से टकरा करके ऐसे इस दर्पण पे पड़ा और ये ऐसे निकल गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए ये जो किरण आप देख रहे हैं ना, इसके लिए एक काल्पनिक रेखा हमें खींचना पड़ेगा एकदम सीधा में। ठीक है, एकदम सीधा में, है ना। ठीक है, अब जरा देखिए, और एक किरण है जो इस वस्तु पे डायरेक्ट लंबवत पड़ेगा, है ना, इस वस्तु पे पड़ेगा और उसके साथ साथ दर्पण पर भी पड़ेगा, है ना। एक किरण है जो ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे। लेकिन जो किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, वह परावर्तन के बाद जिस पथ से होकर के आती है, वह उसी पथ से होकर के क्या होती है, गुजर जाती है। तो इस वस्तु पे एक किरण डायरेक्ट सीधा ऐसे पड़ी और टकराने के बाद कहाँ भी पड़ी, दर्पण पर भी पड़ी। तो दर्पण पे पड़ी और फिर ये टकरा करके दर्पण से, है ना, फिर वो ऐसे करके लौट जाती है ना। ये ऐसे पड़ा और फिर ऐसे लौट गया। एक किरण ऐसे आया और ऐसे गया, और एक किरण डायरेक्ट ऐसे पड़ा और ऐसे, और फिर ये ऐसे गया। तो चलिए इसका भी हम एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं।
है ना। चलिए, अच्छा, अब ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तो ये बी है तो बी तो चलेगा, लेकिन ये जो कटान बिंदु यहाँ पर जो ये बना, ये है ना, यही जो है ये वाला, ये आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया आपका, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये जरा हम ध्यान देंगे, यहाँ पे ये बी नाम था और ये ए है, तो यहाँ पे उल्टा ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इस समतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि नीचे बन रहा है कि नहीं बन रहा, और वो भी काल्पनिक रेखा से, काल्पनिक कटान से हमने आपको, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के अंतर में हमने बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और आभासी प्रतिबिंब, है ना, काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब किस कटान से बनेगा, काल्पनिक। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने काल्पनिक रेखा पीछे की तरफ इस प्रकाश को लाया, फिर यहाँ पर जो टकरा इसको भी फिर मैंने लाया, और पता चला कि ये जितना बड़ा वस्तु है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बना। कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। ठीक है, कैसा बना, तो सीधा बना। कैसा बना, सीधा बना, दर्पण के पीछे और सीधा बना। काल्पनिक कटान से बना, तो यह कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा, है ना। कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं, है ना, आपको हम इस समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताते हैं, है ना। हमने यहाँ पे आपको एक फिगर बनाया था, ऐसा आप देख पा रहे हैं कि ये जो दर्पण से, है ना, दर्पण से यह जितना दूरी पर ये वस्तु है ना, इतना ही दूरी पर ये पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए हम आपको एक और जो है ना, एक और फोटो आपको बनाते हैं थोड़ा दूसरे तरीके से, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि एक ये दर्पण है। क्या है, एक दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है, इधर से पेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक वस्तु हम रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु हम रखते हैं। कैसा, ऐसा। देखिए, यह एक वस्तु है ना, या किसी आदमी का ही फोटो हम बना देते हैं। है ना। चलिए, मान लेते हैं किसी बच्चे का ये क्या है, फोटो है। ठीक है, ये तो इसका जो फोटो है ना, ये जो देख पा रहे हैं आप समतल दर्पण के सामने है, तो ये यहाँ पे मान लेते हैं ये 5 मीटर पे है ना, तो यहाँ पर भी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 5 मीटर के ही दूरी पर पीछे बनेगा। 5 मीटर के ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा पीछे। ठीक है, देखिए इसका प्रतिबिंब ये जो है पीछे यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, इसका प्रतिबिंब पीछे यहाँ पे आपको बन जाएगा। है ना, ये दर्पण हो गया समतल दर्पण। इसके सामने हमने 5 मीटर की दूरी पे रखा, इसका प्रतिबिंब भी ये कितने मीटर की दूरी पे बनेगा, 5 मीटर की दूरी पे। कितने मीटर की दूरी पे बनेगा, 5 मीटर की दूरी पे, है ना।
ये दर्पण के सामने है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। एक और चीज हम आपको बताते हैं बच्चों, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, वह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। मान लेते ये दर्पण है, ठीक है, और आप, है ना, इस दर्पण के सामने, है ना, एक मान लेते हैं कि ये बी रख दीजिए, है ना, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ऐसे बनेगा, है ना, इसी बी का, है ना, पीछे आप देख सकते हैं, है ना, कि ये जो था ये इस तरफ हो गया और ये इस तरफ आ गया। मतलब जो राइट साइड में है वह लेफ्ट साइड में आएगा, है ना, और जो लेफ्ट साइड में था वह क्या हो गया? राइट साइड में आ गया। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के किसी कोई भी वस्तु है, दर्पण के जितना आगे होगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा, दर्पण के उतने ही पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? और कैसा बनेगा? पार्श्विक रूप से, पार्श्विक रूप से कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। तो चलिए बच्चों, हमने आपको इसमें दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, हम पढ़ करके समझ सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। कैसा बनता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। हमने देखा है ना, कि प्रतिबिंब का आकार, है ना, वस्तु के आकार के बराबर होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसके बाद प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है ना, जैसा वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही बनता है, यानी कि सीधा बनता है ना। आप कभी आपके पास जब हम लोग सुबह सुबह जब दर्पण में जो चेहरा देखते हैं वो दर्पण कैसा होता है? समतल दर्पण होता है। और उस समतल दर्पण में आप चेहरा देखिएगा, आपका, आप दर्पण से जितना पीछे रहिएगा, दर्पण के जितना आगे आपका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा, दर्पण के उतना ही आपका, आप जितने बड़े रहिएगा आपका हाइट जितना होगा, है ना, आपका प्रतिबिंब का भी हाइट उतना ही होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, है ना, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी बोले तो काल्पनिक। प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। आभासी बोले तो काल्पनिक। प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। आभासी का मतलब काल्पनिक, है ना। आभासी का ही दूसरा नाम क्या होता है? काल्पनिक। क्या होता है नाम बच्चों? काल्पनिक। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। कहने का मतलब ये कि अगर ये दर्पण है, ठीक है, अगर ये दर्पण है और मान लेते हैं कि किसी वस्तु को अगर हम यहाँ पे रख दें, यहाँ पे, और इसको ऐसे बी है ना, तो ये अगर मान लेते ये 5 मीटर की दूरी पर है, तो दर्पण के पीछे भी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 5 मीटर के दूरी पर ही बनेगा, है ना। अर्थात देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, है ना, जहाँ पे जो दर्पण होता है वहां से ही देखा जाता है ना। तो आप देख सकते हैं कि दर्पण यहाँ पे है, तो यहाँ से ये जो वस्तु है, ये जो दूरी हो गया, ये वस्तु दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वस्तु दूरी कहलाएगा। ठीक है, और ये जो दर्पण के पीछे ये जो देख रहे हैं प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी है ना, दर्पण से या जहां पे प्रतिबिंब है उसके बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब की दूरी क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, अब हम लोग इससे आगे देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, है ना, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, या दर्पण किसे कहते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे हम देखते हैं, है ना। दर्पण किसे कहते हैं?
यह कितने प्रकार का होता है, उनके नाम लिखे। तो दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह होती है ना। आप सोच सकते हैं जो शीशा होता है, कांच है ना, वो कांच जो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, एक तरफ से पेंट कर देते हैं, एक तरफ से क्या करते हैं उसको रजतित कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रजतित कर देते हैं, और एक तरफ से छोड़ देते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, प्रतिबिंब, है ना। तो वही कह रहा है कि दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह होता है जिस तरफ हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, पीछे पेंट किया रहता है और आगे हम लोग देखते हैं, है ना। तो वो जो होता है वो आगे का जो सतह होता है वो कैसा रहता है, चिकनी होता है और चमकीला होता है। दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह होती है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है ना, एवं जिसका एक भाग रजतित किया हुआ रहता है, यानी कि रंगा हुआ होता है ना, रजतित होता है या रंगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण है, तो एक तरफ इसको क्या कीजिए, ये शीशा है, इसको एक तरफ पेंट कर दीजिए और एक तरफ से आप यहाँ पे अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। क्या हो गया, दर्पण। पहले शीशा था, पहले क्या था, वह शीशा था, है ना, एकदम आराम से आप आर पार देख सकते थे, है ना। लेकिन एक तरफ से जब आप पेंट कर दिए, ठीक है, और एक तरफ जब आप छोड़ दिए, है ना, तो वह क्या बन गया आपका दर्पण, क्या बन गया, मिरर बन गया। क्या बन गया, मिरर। ठीक है, तो दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह होती है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है एवं जिसका एक भाग रजतित होता है ना। एक भाग क्या होता है, रजतित होता है ना। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो दर्पण का परिभाषा आप ये दे सकते हैं। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। तो बच्चों, है ना, ये हम आपको वैसे ही हमने आपको बता दिया, ये 10वीं में हालांकि पढ़ना नहीं है, लेकिन है ना 10वीं में दो ही पढ़ना है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। लेकिन तभी भी हमने आपको नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए हमने आपको बता दिया है कि दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। अब ये देखेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो समतल दर्पण था, है ना, उसका जो जिस तरफ प्रकाश पड़ती थी, इस पर प्रकाश ऐसे अगर पड़ रहा है तो ये परावर्तक सतह है ना। देखिए कोई भी दर्पण है, ठीक है, उस दर्पण के जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। लेकिन प्रकाश का परावर्तन हम किस तरफ से करवाते हैं, जिस तरफ पेंट नहीं किया रहता है, जिस तरफ रजतित नहीं किया रहता है ना, है ना। जिधर पेंट किया रहता है उधर से हम लोग नहीं करवाते, क्योंकि अगर हम इधर से करवाएंगे, है ना, अगर हम जिधर रजतित किया हुआ है, अगर इधर से अगर हम प्रकाश का परावर्तन करवाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो जिधर से रजतित नहीं किया रहता है उधर से हम प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं, है ना। ये ऐसे आया और ये ऐसे चला गया। तो हमने क्या देखा, ये जो समतल दर्पण है ये क्या है, समतल दर्पण। बच्चों ये क्या है, समतल दर्पण, है ना। तो हमने क्या देखा कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह एकदम प्लेन होता है। क्या होता है, एकदम प्लेन होता है, एकदम समतल होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब बात रही गोलीय दर्पण की, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, है ना। उसका परावर्तक सतह कैसा होगा, गोलीय होगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया आपका समतल दर्पण, है ना।
अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो वो ऐसा होगा, देखिए जरा, वो आपका कैसा होगा, ऐसा होगा। देखिए ये हुआ आपका एक गोला। क्या हुआ, गोला। आप क्रिकेट मैच जब हम लोग खेलते हैं क्रिकेट, तो उसमें जो गेंद रहता है, बॉल रहता है, वह अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला। तो यह जो गोला है वह कैसा है, खोखला। ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, एक मिनट। इसी को हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में बांट देंगे। इसी को एक मिनट, इसका हम दूसरा फोटो बना लेते हैं, है ना। देखिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे करके एक गोला तैयार करेंगे। ठीक है। और इस गोले का जो केंद्र होगा बीच में, ठीक है, कोई वृत्त होता है तो उसका एक केंद्र होता है। तो उसी प्रकार से ये जो गोलीय जो दर्पण है उसका ये क्या होता है, केंद्र होता है, जिसको हम लोग, है ना, फिजिक्स में, भौतिकी में हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, है ना, वक्रता केंद्र बोलते हैं, है ना। अच्छा चलिए, जब कोई वृत्त होता था तो उसका कोई त्रिज्या भी होता था कि नहीं होता था, तो इसका भी एक त्रिज्या होगा। क्या होगा, त्रिज्या होगा। इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए। ठीक है। तो ये जो है, ये पूरा के पूरा ये, ठीक है, ये हम लोग को भौतिकी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, है ना। अच्छा चलिए, अब इससे आगे हम लोग आगे समझते हैं। जरा देखिए इसको हम थोड़ा सा दो भागों में बांट देते हैं। क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है। अब ये क्या था, इसको अब हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है। अब ये गोला था, है ना, गोला को हमने क्या किया, दो भागों में, शीशे का गोला था, किस चीज का गोला था, वह कांच का गोला था, उसको हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक है। अब एक को है जो हम अंदर के तरफ से, अंदर से क्या करेंगे, रजतित कर देंगे। क्या करेंगे, रजतित कर देंगे। एक को हम अंदर से रजतित कर देंगे, है ना, और एक को हम बाहर से रजतित कर देंगे। एक को हम बाहर से रजतित कर देंगे। ठीक है। तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि प्रकाश का परावर्तन हम किस सतह से कराते हैं, जिस सतह को पेंट नहीं किया गया रहता है, जिस सतह को रजतित नहीं किया गया रहता है। तो हमने इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अंदर से रजतित कर दिया। इसका परावर्तक सतह आप क्या देख रहे हैं, बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना, उभरा हुआ है ना, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। कैसा है, उभरा हुआ है ना बच्चों। तो ये जो इसका जो परावर्तक सतह उभरा हुआ है, ये जो परावर्तक सतह है ये, ठीक है, ये क्या है, परावर्तक सतह है, वह कैसा है, उभरा हुआ है। कैसा है, उभरा है, चाहे उभरा हुआ है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें हमने क्या किया, बाहर से रजतित किया, यानी कि बाहर से पेंट किया। तो इसका परावर्तक सतह ये हो गया, ये परावर्तक सतह हुआ। क्या हुआ, परावर्तक सतह। क्या हो गया, परावर्तक सतह, जो क्या है, अंदर की तरफ, ये क्या, अंदर की तरफ झुका हुआ है। क्या, अंदर की तरफ झुका हुआ है ना। इसका परावर्तक सतह कैसा है ना, झुका हुआ है, झुका है ना। इसका परावर्तक सतह कैसा है, झुका है ना। तो देखिए, तो एक क्या था, एक शीशे का गोला था, उसका जो केंद्र था उसको हमने वक्ता केंद्र बोला, उसकी जो त्रिज्या है उसको हमने वक्ता त्रिज्या बोला। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए,
इसमें, है ना, कि अब इसको हमने दो भाग में बांट दिया। इस गोलीय दर्पण को हमने क्या किया, दो भाग में, ये गोला जो है इसको हमने क्या किया, दो भाग में बांट दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, है ना। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसका जो परावर्तक सतह झुका हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, है ना। इंग्लिश में बोले तो कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। तो हमने गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, है ना। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, जिसका परावर्तक सतह उभरा है उसे हम उत्तल दर्पण बोलेंगे। और एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ झुका हुआ है ना, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमें उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो को आप जो लोग भी देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट में, है ना, डबल सी लिख करके कमेंट आप जरूर करेंगे ताकि मुझे भी पता ये चले कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ बच्चे का कंसेप्ट क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम लोग इसको जरा देखते हैं, है ना। देखिए समतल दर्पण का परिभाषा हमने देखा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहा जाता है, ठीक है। आगे है गोलीय दर्पण। क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, है ना। उसे गोलीय दर्पण, उसे गोलीय दर्पण, है ना, कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलिए, हमने क्या पढ़ा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है बच्चों। ठीक है, हमने गोलीय दर्पण का आपको फिगर भी बना करके दिखाया। उसको हमने एक शीशे का गोला था, खोखला गोला, ठीक है, उसको हमने दो भागों में बांटा। एक के क्या किया, उभरे हुए सतह को पेंट कर दिया तो उसका परावर्तक सतह झुका हुआ हो गया, तो उसको हमने क्या बताया आपको, अवतल दर्पण। लेकिन एक का परावर्तक सतह क्या किया, हमने उभरा हुआ कर दिया, और जो झुका हुआ सतह था उसको हमने पेंट कर दिया, तो उसको हमने आपको क्या बताया था, उत्तल दर्पण, है ना। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है बच्चों। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, इसका कारण भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं, जरा देखिए। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण
किसे कहते हैं? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह झुका हुआ हो, अवतल दर्पण कहते हैं। बच्चों, हमने आपको बताया था अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या था? अंदर की तरफ झुका हुआ था, उसको हमने क्या बताया? अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह ओढ़ा हुआ है, उसको हमने आपको क्या बताया? उत्तल दर्पण। क्या बताया? उत्तल दर्पण। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह झुका हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तो चलिए हम लोग अवतल दर्पण का एक फिगर हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, ये आपका रहा अवतल दर्पण। ठीक है, आप देख सकते हैं उभरे हुए भाग को हम पेंट कर रहे हैं, उभरे हुए भाग को हम रंजित कर रहे हैं, है ना। और इसका नाम, चूंकि दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं, इसका नाम रख देते हैं एम और यहाँ पे एम डैश। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि अगर कोई गोला है तो उसके जो केंद्र होगा, क्या होगा? क्या होगा? केंद्र। केंद्र, ठीक है। और यह केंद्र से जो ये जो त्रिज्या होगा ये, ठीक है, तो ये जो केंद्र होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र, है ना। एक गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और ये बीचों बीच से ऐसे करके रहता है। ठीक है, चलिए तो इसमें भी हम लोग एक बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब चलिए ये इसका ये जो केंद्र है, ये जो केंद्र है इसका नाम हम लोग क्या देंगे? सी। क्या नाम देंगे? सी। कैपिटल सी से सूचित करते हैं बच्चों। वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से, यानी एबीसीडी के बड़े अक्षर से। ठीक है, तो इसका नाम देंगे वक्रता केंद्र। क्या नाम देंगे बच्चों? वक्रता केंद्र। ठीक है, अच्छा चलिए ये जो वक्रता केंद्र है, ठीक है, और आप लोग को हमने बताया था ये वक्रता केंद्र से ये जो दर्पण है यहाँ का ये जो लाइन जो छू रही है इस दर्पण के जिस भाग पे, है ना, ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग ये पूरे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। चूंकि यह जो खोखला गोला है उसका यह क्या होता है? त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या होता है। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भौतिकी में? वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये जो वक्रता त्रिज्या है इस दर्पण के जिस भाग को टच कर रही है उस भाग का नाम बच्चों हम लोग देते हैं, क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं हम लोग? इसका नाम हम लोग क्या देंगे? है ना, इसका नाम हम लोग देंगे पी, है ना, यानी कि पोल। POL। इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। बच्चों ध्रुव को P से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को कैपिटल C से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच जो बिंदु होता है एकदम बीचों बीच, है ना, एकदम वह क्या होगा? बीचों बीच होगा, है ना। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 2 मीटर, यानी एकदम बीचों बीच में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? है ना, फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? फोकस। और फोकस को कैपिटल F से सूचित करते हैं। फोकस को कैपिटल F से सूचित करते हैं। फोकस को कैपिटल F से सूचित करते हैं, है ना। फोकस को कैपिटल F से सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों,
और ये जो था ये कौन सा दर्पण था बच्चों, है ना। ये इस दर्पण का नाम क्या था, दर्पण का नाम क्या था, ये था अवतल दर्पण। क्या था, अवतल, अवतल दर्पण, है ना। कनकेव, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। तो ये अवतल दर्पण का फिगर हो गया, चित्र हो गया। ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए हम उत्तल दर्पण का एक फोटो बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का एक फोटो हम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, और इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा, और जो झुका हुआ सतह है उसको हम लोग क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। ठीक है, और इसका नाम देंगे एम डैश। ठीक है, चलिए और देखिए आप यहाँ पर देखिए, इसमें भी हम लोगों ने क्या देखा था, इस प्रकार से एक रेखा था ना। देखिए जरा, हमने आपको बताया है गोलीय दर्पण का जब हम लोग फिगर देख रहे थे तो ये उत्तल दर्पण था और ये रेखा ऐसे था कि नहीं है, तो वही रेखा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। तो ये जो रेखा था यहाँ पर क्या था, आपको यहाँ पर सी था, है ना, यहाँ पर सी था। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, वक्रता, वक्रता केंद्र, चूंकि यह केंद्र था, है ना। क्या था, वह केंद्र था। हमने आपको बताया भी था कि वह क्या है, केंद्र है। ये बीच वाला क्या है, केंद्र है। या केंद्र तो दोनों के लिए होगा, क्योंकि यह तो गोला है और गोला के यह क्या है, एक गोला है ना। क्या है यह, एक क्या हो गया, एक यह क्या है, एक गोला। ठीक है, शीशे का गोला। लेकिन इसका जो बीच में जो केंद्र होगा, केंद्र वह क्या होगा, केंद्र जो होगा वह तो दोनों के लिए होगा, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। इसी को ना हमने कट किया था, कुछ ये वाला भाग कट कर दिया और ये वाला भाग कट कर दिया और ये दो भागों में बट गया, तो ये केंद्र दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो ये वक्ता केंद्र हो गया, है ना। और ये जो बिंदु होगा इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग कथी से सूचित करते हैं, कौन से चीज से, P से सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा चलिए, ये वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच जो बिंदु होगा, बीच में कहाँ होगा, कहाँ होगा बच्चों, बीच में होगा। कहाँ होगा, बीच में, है ना। तो इसका नाम हम लोग देते हैं फोकस। क्या नाम देते हैं, फोकस। फोकस को कैपिटल F द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस को कैपिटल F द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, फोकस को कैपिटल F के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप जो देख पा रहे हैं, ये जो P से C की जो लंबाई है, P से ध्रुव से वक्ता केंद्र की जो लंबाई है, हमने आपको उस गोले में क्या बताया था, हमने आपको उस गोले में क्या बताया कि ये हो गया, बीच में इसका केंद्र हो गया। तो क्या होता है, ये भी त्रिज्या होता है और ये भी त्रिज्या होता है कि नहीं, है ना। ये त्रिज्या होता है कि नहीं। तो ये जो भाग है ये पूरा P से C, है ना, ये वाला भाग ये पूरा के पूरा क्या आपको कहलाएगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं बच्चों,
वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। ठीक, चलिए अब इसका नाम हमने क्या दिया था? उत्तल दर्पण। उत्तल उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बोले तो कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, है ना? ये क्या हो गया? कन्वेक्स मिरर। तो बच्चों अब हम एक एक करके, अब हम क्या करेंगे? एक एक करके सबका परिभाषा जानेंगे। जैसे ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? ठीक है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? 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 ठीक है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ठीक है, ध्रुव किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ठीक है, उसी में आता है एक प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। क्या आता है? प्रधान अक्ष, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष भी कहते हैं, मुख्य अक्ष भी कहते हैं, प्रधान अक्ष। ठीक है, उसी में आता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। क्या आता है? फोकस दूरी। क्या आता है? फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम जानेंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा होगा, इसका परिभाषा ये होगा कि गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु, वो केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? ये जो मध्य बिंदु होता है वो जरा ध्यान दीजिए, ये गोला हो गया, ठीक है, और इसके बीच में ये व्यास हो गया। तो ये वाला जो मध्य बिंदु है सो, है ना, ये वाला जो मध्य बिंदु है, इधर का ये और इधर का ये, इसको बोले तो आपको हम बता दे रहे हैं ऐसे। जरा देखिए, इसको अगर हम दर्पण के रूप में तैयार कर दें, दर्पण के रूप में अगर इसको हम तैयार कर देते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? अगर इसको बाहर से, है ना, इसको अगर हम बाहर से पेंट कर दें ऐसे करके, ये क्या बन जाता है? अवतल दर्पण। क्या बन जाता है? अवतल दर्पण। ठीक है, अगर इसको हम अंदर से पेंट कर देते हैं, रचित कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? उत्तल दर्पण। क्या बन जाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो दर्पण है, ये इसका ये मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा दीजिए। ये क्या होता है? मध्य बिंदु। इसी को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। और ध्रुव को हम लोग P से सूचित करते हैं, ध्रुव को हम लोग P से सूचित करते हैं। बात रही वक्रता त्रिज्या, है ना, तो वो जो गोला होता था, इसका जो त्रिज्या था ये R, इसी को हम लोग भौतिकी में क्या बोलते हैं? वक्रता, वक्रता त्रिज्या। तो इसका परिभाषा हम लोग ये देंगे, इसका परिभाषा हम लोग ये देंगे, है ना, कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना? गोलीय, है ना, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, ठीक है, भाग होता है, उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या
वक्ता त्रिज्या कहते कहते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? वक्ता त्रिज्या कहते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना तक कंसेप्ट क्लियर। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप कमेंट में डबल सी लिख करके जरूर भेजेंगे, है ना? चलिए, अब बात रही वक्ता केंद्र, है ना? वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र क्या कहेंगे, है ना? गोलीय या डायरेक्ट बोलिए ना, डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि खोखले गोले के खोखले खोखले गोले के केंद्र को, क्योंकि ये जो गोलीय दर्पण होता है वो खोखले गोले का ही भाग होता है, ठीक है? तो खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। बात रही प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। तो बच्चों ये जो प्रधान अक्ष होता है ना, जैसे ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण, ठीक है? और यहाँ से ये लाइन खींच देते हैं, ये हो गया आपका ध्रुव, ठीक है? और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। ध्रुव को कैपिटल P से सूचित करते हैं, वक्ता केंद्र को C से सूचित करते हैं। तो देखिए, बोलिए दर्पण के ध्रुव से दर्पण के केंद्र को जो ये जो मिलाने वाली ये जो रेखा है ना, इस रेखा को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं बच्चों, इस रेखा को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक आपको ये केंद्र मानेंगे, उसे आगे बढ़ा देंगे, है ना? तो देखिए, ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाएगी। ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाएगी, है ना? और देखिए, ध्रुव से, ध्रुव बोले तो P, ध्रुव से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग C से सूचित करते हैं। ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, है ना? प्रधान अक्ष कहिए या मुख्य अक्ष कहिए, है ना? क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है ना? चलिए, अब आगे हम लोग ये देखेंगे, आगे हम ये देखेंगे कि फोकस दूरी। तो फोकस दूरी एकदम सिंपल है बच्चों, है ना? हमने आपको क्या बताया कि ये जो P से C की जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, है ना? ये जो त्रिज्या है, और इसके बीचों बीच में एक बिंदु होता है जिसको कैपिटल F से सूचित करते हैं, और नाम क्या देते हैं? फोकस। ये जो है, देखिए, ध्रुव, ये जो P है इसका नाम हम लोग क्या देते हैं? ध्रुव देते हैं। क्या देते हैं? ध्रुव। ये ध्रुव से फोकस, ध्रुव से फोकस, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है ना? देखिए, गोलीय दर्पण लिख दीजिए, गोलीय दर्पण। अगर दर्पण ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी हमें लिखना चाहिए कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पर भी लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं बच्चों? P से। ध्रुव से फोकस, फोकस बोले तो कैपिटल F, है ना? कैपिटल F, फोकस, है ना? गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या कहलाएगी?
फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, फोकस दूरी को बच्चों, फोकस दूरी को है ना स्मॉल एफ से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है ना। क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और कमेंट में डबल सी लिख करके भेजेंगे। क्या लिख करके भेजेंगे? डबल सी लिख करके भेजेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब इससे आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनती है। अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पे पड़ती है ना, देखिए किसी भी दर्पण पे, अगर वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, है ना, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, एक किरण जो मुख्य अक्ष फोकस से होकर के चलती है, एक किरण जो ध्रुव पे पड़ती है, और पढ़ने के बाद वह कैसे परावर्तित होती है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें है ना अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर के गुजर जाती है ना। अगर क्या बोलते हैं, फोकस से होकर के आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर के गुजर जाती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दर्पण से प्रतिबिंब बनाना भी सीखेंगे और यह भी जानेंगे कि अवतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, है ना। जय हिंद, जय भारत।